है माँ बाप के प्यार से। जीवन जितना सचता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है महापुरुषों के विचारों से। इसलिए सर्वप्रथम युगबोधक, युग प्रवर्तक, कर्मयोगी, मानव समाज का उत्थान करने वाले सभी महापुरुषों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर सज्जनों को अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। यशस्वी आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेअर असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीनं महा रेजिमेंटचा आजचा हा 84वा स्थापना दिवस साजरा करण्यासाठी आपण जमलेलो आहोत आणि प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात आपण तथागतांना वंदन करून, आपल्या सर्व महापुरुषांना वंदन करूनच आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आणि म्हणूनच म्हणेन, फर्स्ट जाएगा जो कि इंसान और भी ढोंग रचाएगा, अरे फर्स्ट जाएगा जो कि इंसान और भी ढोंग रचाएगा, अरे गैर बात को लेकर ही तो अपना शोर मचाएगा, कोई देवता कोई ईश्वर अभी न काम आएगा, एक ही गौतम बुद्ध है जो इस भारत को बचाएगा। महार रेजिमेंट, यह सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन, यह एक महार रेजिमेंट के माजी सैनिकों का रजिस्टर किया हुआ एक संगठन है जो महार रेजिमेंट के जवान, उनका परिवार, उनकी समस्याएं, साथ ही रेजिमेंट की समस्याएं दूर करने के लिए कायदेशीर रजिस्टर किया हुआ है। 1 अक्टूबर महार रेजिमेंट रेजिंग डे मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है, महाराष्ट्र के सभी महार रेजिमेंट के सैनिकों को संगठित करना, महार रेजिमेंट के सैनिकों के बाल्य है, उनके बच्चे हैं, उनको शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन करना, साथ ही सेना में विशेष करके महार रेजिमेंट के लिए भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन देना। पिछले साल महार रेजिमेंट का रेजिंग डे हर्षोल्लास के साथ में अमरावती में मनाया था और आज आप सभी के बीच महार रेजिमेंट का 84वां रेजिंग डे पुणे पिंपरी चिंचवड एक ऐतिहासिक भूमि में मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 1941 में महार रेजिमेंट का जो स्थापना किया है वो भीमा कोरेगांव की प्रेरणा से स्थापना किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महार रेजिमेंट स्थापन करने से पहले 1921 में साउथ ब्यूरो कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन और 1930, 31 तथा 1932 में गोलमेज परिषद में महार रेजिमेंट का खड़ी करने के लिए अंग्रेजों के साथ में काफी प्रयास किया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से महार रेजिमेंट की स्थापना 1 अक्टूबर 1941 को नानावड़ी बेलगांव में स्थापन हो गई। पहले महार बटालियन के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल एच.आर. जैक्सन थे और दूसरी महार बटालियन नागपुर कामठी में 1 जून 1942 को खड़ी हो गई। इसी प्रकार महार रेजिमेंट की बटालियन बढ़ते बढ़ते 122 बटालियन तैयार हो गई। महार रेजिमेंट की 3 आरआर यानी कि राष्ट्रीय बटालियन, राष्ट्रीय राइफल बटालियन और 2 टीए बटालियन भारतीय सेना में कार्यरत है। भारतीय सेना में बहुत सारे रेजिमेंट है जिसका अलग से इतिहास है और हर रेजिमेंट अपने इतिहास पर गर्व करती है। उसी प्रकार महार रेजिमेंट भी, महार रेजिमेंट का एक स्ट्रगलफुल इतिहास है और महार रेजिमेंट के जवान अपने इतिहास पर गर्व करता है। लेकिन हाल ही में देखा गया महार रेजिमेंट के इतिहास में कुछ बदलाव सा हुआ है, क्योंकि सच बात बोलने में हिचकना नहीं चाहिए। महार रेजिमेंट का जो बैज है, जो हमारे सिपाही से लेके ऑफिसर्स तक हमारे सिर के ऊपर, हमारे कमर के बेल्ट के ऊपर लगाते हैं। महार रेजिमेंट का जो बैज है वो बैज के बीच में भीमा कोरेगांव का स्तंभ था, जो 1946 तक महार रेजिमेंट के बैज के बीच में था। 1946 के बाद उस महार रेजिमेंट के बैज से भीमा कोरेगांव का स्तंभ है हटा दिया है। उसके बाद
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 और 1948 में जो कश्मीर युद्ध हुआ था और कश्मीर युद्ध का जो कुछ प्रॉब्लम तैयार हुआ था उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान में जो संविधान है बाबा साहब ने भले ही लिखा हो लेकिन वो भारतीय लोगों के नाम से अर्पण किया है 26 नवंबर 1949 को। यह संविधान जो है महार रेजिमेंट खड़ी हो गई उसके 8 साल बाद बाबा साहब ने तैयार किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है संविधान लोगों के नाम से भारतीय लोगों के नाम से अर्पण किया बाबा साहब ने। और महार रेजिमेंट का युद्ध घोष वाक्य है ये शुरू में भारत माता की जय था। आप देखिए कि युद्धघोष वाक्य है लोगों के नाम से। महार सैनिक युद्ध में दुश्मन के छाती में बैनर घोंपता है या गोली मारता है। और बाबा साहब का जो संविधान है वो संविधान बाबा साहब ने लिखा वो भी लोगों के नाम से अर्पण किया। इसमें कुछ साम्य है लेकिन अभी हाल ही में महार रेजिमेंट का जो युद्धघोष वाक्य है उसको बदल के हिंदुस्तान की जय किया गया है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये इतिहास है और इतिहास बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। मैं सभी महार सैनिकों को और सभी महार परिवार को मंच पर बैठे हुए सभी साहिबान को मतलब विनती करता हूँ कि ये जो इतिहास है पूर्ववत करना यानी कि पुनः स्थापित करना इसमें हर एक महार जवान की वैयक्तिक तथा सामूहिक जवाबदारी बनती है। एक 2018 की जो घटना हुई, जो वारदात हुई घाट को इस यहाँ हमारे भीमा कोरेगांव के जो बड़ा हमारा जो ये होता है इंसिडेंट बहुत बड़ा पैमाने पर हम मनाते हैं कि वो यादगार किस बात की है। 1 जनवरी 1818 में जो वहाँ बड़ा वॉर हुआ था उसको हम बैटल भी कह सकते हैं, वॉर भी कह सकते हैं। तो उसमें 500 महारों ने तकरीबन 30,000 पेशवा के जो सैनिक थे उसमें बड़े बड़े बम गोले थे, बड़े बड़े तोहफे थी। तो उनको ये 500 लोगों ने आपने देखा होगा कि ये जो लड़ाई शुरू हो गई सुबह शुरू हो गई और रात 8-9 बजे तक चली। हमारे जो जवान थे 500 उनको पानी भी नहीं मिला उस दिन, पूरा दिन पानी नहीं, अनाज की तो बात ही छोड़ो। तो पानी भी नहीं अपने पेट में, प्यास भी नहीं बुझा सके। लेकिन उन्होंने एक प्यास जरूर बुझाई। ये जो जातीयवादी पेशवा था उनकी मस्ती उनको पूरी की पूरी उनके उतरी। तो वो प्यास उन्होंने बुझाई और हम उसी प्यास के हम भी प्यासे हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमारे सामने जो भी पेशवा आएगा उसको हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं और हम छोड़ते भी नहीं। तो ये जो मेन जो ये है कि ये जो 1818 का जो वॉर हमारे महार सैनिकों ने जीता, बदौलत उसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी यादगार में ये बहुत बड़ा ये जो आप विजय स्तंभ बोलते हैं उसको जय स्तंभ बोलते हैं, कोई शौर्य स्तंभ बोलते हैं, वो 1820 कोई 21 कोई 22 बोलते हैं। तो 2-3 साल के बाद तैयार हो गया और वहाँ से अब तक वो खड़ा है। तो हुआ क्या कि 2018 में जब उनका बायोसेंटेनियल हम बोलते हैं मराठीमध्ये त्याला द्विशताब्दी किंवा हिंदीमध्ये 200 साल उसकी जो यादगार है उसको मनाने लगे। इतना बड़े पैमाने पे बहुत कार्यकर्ता ने मेहनत करके उधर उसका प्रचार करके अपील करके लोग बुलाए थे। गवर्नमेंट को पूरा मालूम था, जो हमारा इंटेलिजेंस है, आप तो मिलिट्री वाले हैं, गुप्त वार्ता, उनकी भी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, अच्छी यानी बुरी, कि आरएसएस वाले यहाँ हल्ला गुल्ला करने वाले हैं। और वाकई में इतना इंटेलिजेंस होते हुए भी उनके पास सब जानकारी डिटेल में थी, पूरे नाम के साथ, संगठन के नाम के साथ, बजरंग दल है, आरएसएस है और जो दूसरे हमारे
ये भीड़े एक बोटे के संगठन है, वो सब उधर कुछ हल्ला गुल्ला करने वाले, ये मालूम होते हुए भी ये पुलिस वालों ने इंतज़ाम नहीं किए। यहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर है, प्रांत है, उन्होंने भी कुछ उसका सीरियसली ही नहीं लिया। इसलिए हमें डाउट आता है कि गवर्नमेंट के पास सब इंफॉर्मेशन है, गुप्त वार्ता है, इनके पास सब एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा हमला होता है। बहुत शर्म की बात है कि जब शासन यहाँ किस डायरेक्शन में चल रही है, वो डायरेक्शन केवल है जातिवादी है, मनुवादी है, वर्णवादी है और ब्रह्मांडवादी है, इसलिए आरएसएस वादी है। इसलिए हम देखते हैं कि सालों से हमारे ऊपर ये जो अत्याचार होते हैं वो पूर्व नियोजित होते हैं। बहुत उनके ऊपर उन्होंने एक जगह के सोच के सब शासन प्रशासन और यहाँ पॉलिटिशियन भी, ये जो पॉलिटिकल जो आमदार है, संसद है, विधायक है, सब नगर सेवक है, पार्षद है, ग्राम पंचायत सदस्य है, सब एक जगह आते हैं कि भीमा कोरेगांव के केस के बारे में लिटिगेशन क्या है, कोर्ट में क्या क्या केसेस पेंडिंग है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि इस केस का शुरुआत जो किया वो बहुत सीधे साधे आदमी है, सुदाम पवार करके, नालंदा बुद्ध विहार जिन्होंने बनाया है। आप जो वहाँ जाएंगे पेरनी फाटा और आसपास में, तो वहाँ नालंदा बुद्ध विहार वो बाहर गांव से जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड धरन आप बोलते हैं, डैम अफेक्टेड, इसलिए इनको जगह मिली, गन्ना बिन्ना है उनका, और उनका बुद्ध विहार जला है, गन्ना जला, घर जला। ऐसे सीनियर आदमी मोर देन 80 है वो सुदाम पवार, और बहुत अच्छा नेक आदमी है। उन्होंने एक संस्था का नाम है उसका भीमा कोरेगांव संवर्धन आणि संरक्षण समिति, इस तकरीबन 2010 की होगी। तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग जैसे रंजना भोसले एडवोकेट है तलेगांव में, जिन्होंने बाबा साहब का जो बेंगलो है उसको मुक्त किया, और अभी आप जा सकते हैं, आज हम उधर ही मुक्काम करने वाले। वो ऐसे लोगों ने एक संस्था चला की, किसके लिए? यहाँ जो माळवदकर जो कंपनी है, कैप्टन माळवदकर कहते हैं उसको, तो उन्होंने अपना जो विजय स्तंभ है उसके बाजू में घर बनाए, मकान बनाए, बंगले बनाए, काऊ शेड बनाए, तबेला वगैरह, और धंधा चल रहा है, खाना पीना। और ये तो मजे की बात है, वहाँ जो ये है कोरेगांव भीमा ग्राम पंचायत, उसने 2 एकड़ में डंपिंग ग्राउंड बनाया है। देखो विजय स्तंभ की क्या उनकी अहमियत है, उसका स्थान क्या है, उसकी क्या इज्जत है, और उधर की ग्राम पंचायत डंपिंग ग्राउंड बनाई उधर रिकॉर्ड पे। बहुत बुरा लगा, आपने तो अभी सुना भी नहीं होगा, हम इसलिए हमारे सामने है इसलिए हम बता सकते, अभी भी डंपिंग ग्राउंड है। तो वो जो संस्था थी उन्होंने 2013 में एक अर्जी दाखिल की कि जो विजय स्तंभ की रखवाली में जो मालवदकर का जो परदादा था खंडोजी गजोजी, खंडोजी मुलोजी, जिसको ब्रिटिश सरकार ने, देखो ब्रिटिश सरकार भी, हमारे 500 लोग उधर लड़े, लेकिन किसी के वारिस को कोई 1 एकड़ भी नहीं दी। और ये एक खंडोजी मालवदकर है, उसको 260 एकड़ जमीन आजू बाजू के 5-6 गांव में, केवल ये विजय स्तंभ की रक्षा तू कर, और उसका 260 एकड़ तू उसमें करके खा ले। और जो विजय स्तंभ के बाजू में आज जो 10 एकड़ की जो लड़ाई चलती है, वो 10 एकड़ और ये विजय स्तंभ को तुम रखवाली कर, केयर टेकर। तो उसने 260 एकड़ का तो क्या क्या किया हम अभी आपको टाइम नहीं इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो झगड़ा चालू है विजय स्तंभ के बाजू में 9 एकड़ का, जो अभी गन्ना आप देखते हैं, गन्ना है, तुअर डालते हैं, कपास वगैरह। तो उस बारे में हमको मैंने अभी बताया, सुदाम पवार नाम का, और उनकी कमेटी है, बहुत सीनियर लोग हैं,
अपने खर्चे से इतने 200 साल के पेपर रेवेन्यू खाते से निकालना आपको मालूम क्या बात है, उन्होंने किया इस उम्र में। और उन्होंने अर्जी डाली, सादी अर्जी, और उसमें कुछ नहीं हुआ। तो पार्टी द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई कि जो वहाँ के जो प्रांत थे, उसका नाम मेरे पास है ज्योति कदम। उस ज्योति कदम के पास जो हमारे प्रॉपर्टी के 7/12 थे, उसके अनुसार हम एमी बोलते हैं, म्युटेशन एंट्री, आणि मराठीमध्ये त्याला फेरफार म्हणतात, की फेरफारमुळेच आपला हक्क कसा आलाय त्या शेतावर, त्या 7/12ची नोंद फेरफारमध्ये असते। तो 7/12 और फेरफार बदलाव करने के लिए बार्टी, ये सुदाम पवार और ये अपना बडोले जी, उन्होंने बहुत प्रयास किए और उनका नाम हटा दिया, मालवतकर, कैप्टन मालवतकर और उसके चाचा वगैरह थे भाई। नाम हटाने के बाद वो क्या किया, सिविल कोर्ट में गया। केवल एक ही पिटीशन, एक ही दावा है, एक दावा, केवल एक दावा है, वो डालने वाला कौन है, कैप्टन बाला साहेब मालवतकर। एक दावा पूरे केस में। और उसने जो इंटरिम रहता है, अंतरिम हमको बोलते हैं कि तात्पुरता मराठी में मनाई हुकुम, कि हमको रोकने के लिए, हमारा कार्यक्रम रोकने के लिए उसने एक अर्जी दी दीवानी कोर्ट पुणे में कि ये 1 तारीख को ये लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, कभी भी नहीं आने चाहिए, ये हमारा मालकी का है, खुद का है। तो उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की, मनाई हुकुम की, वो रिजेक्ट हो गई, इसलिए पुणे जिला न्यायालय में अपील हुआ, वहाँ भी रिजेक्ट हो गई, इसलिए अभी वो हाई कोर्ट में है। और हाई कोर्ट में मैं काम संभालता हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में रीट का, वो मैं संभालता हूँ। और इसमें किसी का ही कोई रोल नहीं है। ये जो संस्था है, आपको बोला कि भीमा कोरेगांव संरक्षण एंड संवर्धन समिति, वो संस्था में दादा भाऊ अभंग अभी ये 4-5 साल में आए होंगे। इन लोगों, ये सब बूढ़े हैं, तो ये दादा भाऊ अभंग सम्राट पेपर का ये आर्टिकल वगैरह लिखते थे, इसलिए थोड़ा लाइमलाइट में थे। तो उनको लगा चला अच्छा है, उन्होंने लिया और वो अध्यक्ष ही बन गया। और अभी वो नाम मात्र अध्यक्ष है और जो काम करने वाले अलग है। और उन्होंने, दादा भाऊ अबंग ने एक ही पिटीशन किया नहीं, उसमें जो ये जो हमारे बाला साहब जो है कैप्टन मालवतकर, उन्होंने एक ही केस किए है और उनको अपोनेंट बनाया है। इस समिति को, मैंने जो बोला भीमा कोरेगांव संरक्षण और संवर्धन समिति, उसको पार्टी बनाया, बस इतना ही रोल दादा भाऊ अभंग का है, बस और कुछ नहीं है। असं कुठलंही क्षेत्र नाही आहे, मग ते देशाची सीमा असो, देशाअंतर्गत कुठलं कॉन्फ्लिक्ट असो, देशाच्या बाहेरील कुठलं कॉन्फ्लिक्ट असो, त्या ठिकाणी महार बटालियनने आपलं योगदान दिलेलं नाही। महारांचा जर इतिहास पाहिला तर मला असं वाटते हा शौर्याचा इतिहास आहे, हे हिस्टॉरिकल आहे, हे आपल्या जीन्समध्ये आहे, याच्याविषयी काहीही शंका नाही आहे। प्रत्येक गावामध्ये आधी काळामध्ये जेव्हा आपण बघत होतो, खूप वर्षापूर्वी, शतकापूर्वी, त्या गावाची सुरक्षेची जबाबदारी ही नेहमी महारावंती राहिलेली आहे आणि ती महारांनी चांगल्या प्रकारे पार पडली। आणि बनसोडे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे 200 वर्षापूर्वी भीमा कोरेगावची लढाई हे त्याचं एक प्रतीक आहे। आणि त्याच्याचमुळं जेव्हा जेव्हा तेव्हाच्या शासनाला गरज पडली, तेव्हा तेव्हा त्यांनी महारांची युद्धामध्ये मदत घेतली। परंतु वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतं की गरज संपल्याच्या नंतर मात्र महारांच्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे। मग ते इंग्रजांच्या काळात असो किंवा स्वातंत्र्याच्या नंतरचा भाग असो। इंग्रजांच्या काळामध्ये सुद्धा तुम्ही पाहिलं की 1818च्या नंतरचा भीमा कोरेगावच्या नंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये ते होते, ब्रिटिश सैन्यामध्ये होते।
परंतु मग हळूहळू कुठल्या ना कुठला कारणास्तव मार्शल स्टॅटिस्टच्या बेसिसवरती बऱ्या प्रमाणे त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा महायुद्ध सुरू झालेत आणि परत त्यांना सैनिकांची गरज पडली, तेव्हा पहिला चॉईस होता महार्स. आणि म्हणून पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेस महारांना त्याच्यामध्ये सामील करण्यात आलं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळेला सुद्धा तीच परिस्थिती होती. त्यावेळेला फरक हा होता की बाबासाहेब तेव्हाच्या शासनाचे डिफेन्स ॲडवायझर होते. आणि बाबासाहेबांनी जे डिफेन्स ॲडवायझर असल्यामुळं त्याच्यापूर्वी जो महारांचा वापर करण्यात येत होता तसा वापर होणार नाही याची त्यांनी काळजी घेतली. आणि त्यांनी ती काळजी कशी घेतली तर महार रेजिमेंटची स्थापना करून घेतली. नाही, ही स्थापना जर त्यांनी त्यावेळेला केली नसती तर महारांना महायुद्धामध्ये सहभागी घेतलं असतं आणि त्याच्यानंतर त्यांना बाहेर करण्यात आलं असतं. आणि हे बाबासाहेबांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक होतं. म्हणून त्यांनी महार रेजिमेंटची स्थापना केली जी आजपर्यंत टिकून आहे. हे त्याचं जे त्यांनी स्ट्रक्चरल त्याला जो बेस दिलेला आहे बाबासाहेबांनी तो हिस्टॉरिक आहे, अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपण सगळ्यांनी हे समजून घ्यायला पाहिजे. त्यावेळेला जर ही रेजिमेंट झाली नसती तर आज आपण ह्या ठिकाणी एवढे मोठे सैनिक बसलेले आहेत, अधिकारी बसलेले आहेत, हे कदापि झालं नसतं. ही वस्तुस्थिती आहे. एक सैनिकाचा जो कार्यकाळ असतो एक 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, त्याच्यानंतर पुढचं काय. फार कमी लोक आहेत ज्यांना काही संधी मिळतात, बऱ्याचशा लोकांना संधी मिळत नाही. मग संधी नाही मिळाली तर मग त्यांनी काय करायचं, त्यांच्या फॅमिलीचं काय, त्याच्या कुटुंबाचं काय, त्यांच्या मुलाबाळांचं काय, ह्याच्याविषयी काहीतरी धोरण असणं गरजेचं आहे. आणि आत्ताचं जे धोरण आहे मला असं वाटते ते धोरण व्यवस्थित नाही आहे. शासनाचं काहीही धोरण असतं, काही प्रमाणामध्ये काही लोकांना नोकऱ्या मिळतात, काही लोकांना मिळत नाहीत. परंतु त्या नोकऱ्यासुद्धा रिएम्प्लॉयमेंटच्या माध्यमातून एक 5 वर्ष 10 वर्षापर्यंतच मिळतात. त्याच्यानंतर आधी जमिनी देण्यात येत होत्या वगैरे. जेव्हा लहान होतो तेव्हा मी बघत होतो बऱ्याचशा सैनिकांना जमिनी वगैरे देण्यात येत होत्या, पण आता तसं सुद्धा होत नाही आहे. अशा सैनिकांच्या बाबतीमध्ये पुढं काय असायला पाहिजे. तर एक तर ही शासनाची जबाबदारी आहेच की त्यांनी त्यांच्यासाठी चांगल्या प्रकारचा प्रोग्राम आखणं अत्यंत गरजेचं आहे. जो व्यक्ती 31-35 वर्षामध्ये निवृत्त होतो तो पुढचे कमीत कमी 30 वर्षापर्यंत चांगल्या प्रकारे काम करू शकतो जर आपण त्याचा वापर करून घेतला तर. बाहेरच्या देशामध्ये 80 वर्षापर्यंत लोक कामात असतात, नियमित कामामध्ये असतात. आपण हे एवढ्या मोठ्या शूरवीरांना एक 30-35 किंवा जास्तीत जास्त 40व्या वर्षी बाहेर करतो. मला असं वाटते कुठेतरी आपण देशाचं नुकसान करतो आहे. ह्यांना कशा प्रकारे त्यांचा मेन स्ट्रीममध्ये ठेवायचं आणि त्यांचा उपयोग देशसेवेसाठी कसा करून घ्यायचा याच्याविषयी शासनाने नक्कीच भूमिका घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त मला एक मुद्दा असा म्हणायचा आहे की ठीक आहे, शासन आपल्या स्तरावरती करेल नाही करेल, आपण ही जी तुमची संघटना आहे ही संघटना चांगल्या प्रकारे बळकट करणं गरजेचं आहे. आणि ह्या संघटनेच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या मुलांच्यासाठी आपल्या कुटुंबासाठी आणखी काही करता येईल का याचा विचार करणं मला असं वाटते फार फार गरजेचं आहे. बाबासाहेबांनी आपल्याला एक गोष्ट सांगितली, स्वप्न आपण नेहमी मोठेच स्वप्न बघितले पाहिजेत. बाबासाहेब आपल्याला नेहमी सांगायचे आपण राज्यकर्ते व्हायला पाहिजे. कशाकरता राज्यकर्ते व्हायला पाहिजे. राज्यकर्ते होऊन आपल्या समाजाचं परिवर्तन घडवून आणायचं आहे. ती मोठी जबाबदारी, देशाचं परिवर्तन घडवून आणायचं आहे. मग ते जर करायचं असेल तर मग पुढं काय करायला पाहिजे. मी असं म्हणेल की का बरं आपण असा विचार करायचा की आमच्या मुलांनी मुलींनी एखादी साधारण काहीतरी शिक्षण घेऊन साधारण नोकरी करायची. NDA मध्ये आपले किती विद्यार्थी क्वालिफाय करतात ह्याचा आपण विचार करायला पाहिजे. कारण NDA मला असं वाटते की इंडियन मिलिटरीचं
सगळ्यात मोठं युनिट तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. युनिट इन द सेन्स की तिन्ही सर्व्हिसेसला जो लिडरशिपचा जो मॅनपॉवर असतो तो NDAच्या माध्यमातून पुरवण्यात येतो. मग ते एअरफोर्स असेल, नेव्ही असेल, आर्मी असेल. जे टॉपचे जे अधिकारी पुढे जाऊन होतात ते जास्तीत जास्त NDAच्या माध्यमातून येतात. आपले किती विद्यार्थी NDAची परीक्षा क्वालिफाय करतात, तर हे मला असं वाटते आपल्याला त्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. तर एक तर छोट्या गोष्टीच्याकडे दुर्लक्ष करणं आणि स्वप्न मोठे बाळगणं आणि कुठल्याही क्षेत्रामध्ये असो पण टॉपच्या पोझिशनवरती जाणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. ते जर आपण केलेलं नाही, मला असं वाटते की आपण कुठं ना कुठंतरी बाबासाहेबांच्या स्वप्नाचं भंग करतो असं मला वाटेल. आपल्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी शेवगावकर साहेब बसलेले आहेत, IAS आहेत. आपले काही बरेचसे लोक आपले IAS आहेत, IPS आहेत, परंतु हा नंबर किती आहे? फार कमी आहे. हा नंबर वाढवणं अत्यंत आवश्यक आहे. खऱ्या अर्थानं जर तुम्हाला जर समाजाचं प्रगती घडवून आणायची असेल तर आपल्या समाजातले लोक हे उच्च पदावरती गेलेच पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी ह्या ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन असतात, ज्या टॉपच्या असतात, त्या आपण क्रॅक करायलाच पाहिजे. मग ते एकदम कसं काय शक्य होईल? तर आपल्या विद्यार्थ्यांना तशा प्रकारचं प्रशिक्षण देणं, त्या लेव्हलवरती आणण्याकरता त्यांना जे जे काही गरज आहे ते पुरवणं, हे मला असं वाटते आपली जबाबदारी आहे. तेवढं जरी आपण केलं ना तर पुढं जाऊन आपल्या समाजाचं भवितव्य उज्ज्वल राहील. आत्तापर्यंत आपण पिक्चर बघितला, सगळ्या गोष्टी बघितल्या. महार रेजिमेंट आणि महारांनी दुसऱ्यासाठी लढाया केल्या आणि जिंकून दिलं. आज मी स्वतःसाठी लढण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देऊन उद्दीपित करून मार्ग दाखवणार आहे. तो मार्ग असा आहे, मी ॲडव्होकेट प्रोफेशनला असलो तरी मी नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीमधून डॉक्टर आंबेडकर थॉटमध्ये MA गोल्ड मेडलिस्ट ही पदवी 22 साली घेतली आहे. आत्ता सध्या मी PhD करत आहे, डॉक्टरेट करत आहे. माझे डॉक्टरेटचं सर्व पास झालेलं आहे आणि विषय असा आहे, ॲनिहिलेशन ऑफ ॲट्रॉसिटीज ऑन SC/ST इन महाराष्ट्र. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जो जातीवाद आणि छळ आहे, अत्याचार आहे, त्याचं निर्मूलन करणं, उच्चाटन करणं कसं. आपण सर्व समजदार लोक आहात. आपले कुलगुरू पण आता गेलेत, त्यांनी सर्वांना माहीत आहे. डॉक्टरेट जो विषय असतो तो प्रश्न उपस्थित करून त्याच्यावर उपाय सांगायचा असतो. माझा उपाय ऐका, तुमच्याशीच संबंधित आहेत. म्हणून मी म्हणलं आपण स्वतःसाठी लढायचं आहे. ही जी ॲट्रॉसिटी जी आहे गाव खेड्याबाहेर, शहरामध्ये कमी आहे, गाव कुसाबाहेर जास्त आहे. सामूहिक अत्याचार चालतो. काय अत्याचार चालतो ते आपल्या सर्वांना माहीत आहे, मी त्याच्या खोलामध्ये जाणार नाही, वेळ कमी आहे. तर त्यासाठी बाबासाहेबांनी जे समता सैनिक दल निर्माण केलं आणि जे महार रेजिमेंटचे रिटायर्ड लोक होते त्यांना जे सांगितलं बाबासाहेबांनी, तुम्ही स्वतःच्या बंधू भगिनीसाठी लढलं पाहिजे, म्हणून समता सैनिक दलाचं बळ हे संरक्षण म्हणून आपल्या समाजाला दिलं पाहिजे. माझ्या विषयाचा जो उपाय आहे, ॲट्रॉसिटी अत्याचार कसा कमी करायचा, त्यासाठी मी समता सैनिक दल, ज्याच्यामध्ये आपले सर्व महार रेजिमेंटचे कार्यकर्ते सुद्धा असतील, जवान असतील, तर त्यांच्या मार्फत गाव कुसाबाहेर गावोगावी समता सैनिक दलाच्या तुकड्या स्वयंस्फूर्तीनं तयार करून त्या आपल्या दलित बांधवांना कसं प्रोटेक्शन करतील हे महत्त्वाचं आहे. हा माझा महत्त्वाचा विषय आहे. इतिहास, आपला इतिहास बुडवला जात आहे, डुबवला जात आहे, पुसला जात आहे. शिवाजी महाराजांचा इतिहास पुसला गेला, महान सम्राट अशोकाचा देखील इतिहास पुसला गेला, परंतु इंग्रज होते त्यामुळे त्याला पुन्हा चक्र दिलं गेलं. तर इतिहासाबद्दल एका महापुरुषानं खूप मोठं वाक्य बोललेलं आहे, ते मी वाक्य बोलतो आणि माझं भाषण संपवतो.
संपवतो. इतिहासातून प्रेरणा मिळते, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच निर्माण होती है, सोच से शक्ति मिलती है और शक्ति से ताकत मिलती है, ताकत से संघर्ष होता है और जो संघर्ष करके ताकत करके जीत जाता है वही शासक बनता है. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. जो यहाँ पे आप लोग आए हैं, ये कार्यक्रम का हमारा खास जो मकसद था, मकसद ये है कि सभी को इकट्ठा करना है. साथ ही जो महार रेजिमेंट के अंदर, जैसा कि बीजी बंसोड़ साहब ने बताया, गाड़े साहब ने बताया, ये जो आपको बताया गया है, ये बातें आप लोगों को तक, जो महार रेजिमेंट के सैनिक हैं उनके तक पहुंचाने के लिए हमारा ये मेन मकसद था कि आप लोगों को ये बातें पहुंचाएं. और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपको किस तरह से तोड़ा जा रहा है ये आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है. आप सिर्फ सत्कार और जो इधर आकर हमारा सत्कार होना चाहिए उसके लिए कार्यक्रम नहीं था. ये कार्यक्रम ये था कि आप लोगों को अपने ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है बटालियन के अंदर ये बताना था. पहली बात तो अपना जो महार रेजिमेंट का जो स्थापना हुई थी तो उसके लिए हमारा जो सिंबल था, जो भीमा कोरेगांव था, तो उसको बदली कर दिया. वो बदली होने का कारण तो वो सभी को पता है. बदली क्यों किया कि उन्होंने बताया कि भाई हमारा स्वतंत्रता मिला इसलिए हमको भी वो नहीं लगा सकते. महार रेजिमेंट तो वही है, महार तो वही है, लेकिन वो क्यों बदली किया. और जो भी वहां पे मतलब वीर योद्धा थे और जो पुराने लोग थे जो उस तरह शामिल थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का, सभी लोगों का वो अपमान है जो कि उनका जो सिंबल है वो निकाल दिया है. और ये भी एक षड्यंत्र की तरफ से ही किया जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूं. और आप लोगों ने इस षड्यंत्र को समझना चाहिए. अगर आप ये नहीं समझेंगे, जैसा बंसोड़े साहब ने बताया आपको किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है. एमआरसी के अंदर एक जो बाबा साहब आम्बेडकर मार्ग था वो भी उन्होंने बदली कर दिया. आप लोगों ने, कई लोगों ने अभी तक बाबा साहब के लिए वहां पे स्टैचू लगने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक नहीं लगा है. उसके अलावा जो आपका भर्ती का रेशो है वो जैसा 80-20 का था तो वो भी कम कर दिया. इसके पीछे का अगर आप मकसद समझोगे तब आपको समझ में आएगा. आप सिर्फ ये कार्यक्रम करने में और इसमें ही ना लगे रहे, लेकिन आपको किस प्रकार से खच्ची किया जा रहा है उस बात को आप समझे. बंसोड़े साहब जब यहाँ पे रो रहे थे, आप लोगों को वो बताना चाहते थे कि आप लोगों ने चेत कर उठना चाहिए और अपने एक साथ आकर इस जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको आपने खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए. इसके लिए हमारा ये कार्यक्रम था. और हमने जो ये सिद्धि महार रेजिमेंट का जो संगठन बनाया है तो उस माध्यम से हम ये जितने भी अपने साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे ये कार्यक्रम ले रहे हैं. और ये कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे वीर योद्धा थे उनका जो इतिहास है भारत में ही नहीं तो बाहर देश में भी जाएगा. इससे वो जो हमारे साथ जो भी छेड़खानी करना चाहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं आड़ा बैठेगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे. और हम संवैधानिक पद्धति से इसके लिए काम करने जा रहे हैं, ये भी मैंने बताना था. लेकिन आप लोगों को मैं इस बात से दुखी हूँ कि यहाँ पे जब आए हैं कार्यक्रम के लिए, लेकिन यहाँ पे जो 500 लोग तो आए थे लेकिन यहाँ पे रुके नहीं है. और अपना जो कार्यक्रम का जो मेन मकसद था वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कार्यक्रम के लिए आए वो ही नहीं अगर आपने सुनकर गए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. आपका जो आपके साथ जो भेदभाव हुआ जा रहा है, आप लोग अगर जय भीम बोलने का मना किया जा रहा है तो ये क्यों हो रहा है. आप लोगों को वो चीज को समझना है, इतिहास को आपने पढ़ना है, आपने महार रेजिमेंट को समझना है. इसके साथ साथ ये जो भीमा कोरेगांव का स्तंभ है वो किस प्रकार से इधर से नष्ट किया जा रहा है. आपके कैप के ऊपर का तो नष्ट कर ही दिया है, लेकिन आप लोग क्या है चुपचे से बैठ कर देख रहे हैं. हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने आपका यहाँ तक कारवा लाया है. लेकिन आप अगर बटोगे तो कटोगे, आप अगर बटोगे तो कटोगे और हर हानि में सोचोगे.
लेकिन अपने अस्तित्व को भी आप नष्ट करके बैठोगे। ऐसा मैं आप लोगों को चेताना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस बात के लिए इकट्ठा आना है और आप लोगों ने सभी ने मिलकर इस संगठन का साथ देना है। ये आप लोगों ने इधर एक प्रण लेकर जाना है कि हमने इस संगठन के साथ रहकर इस बटालियन को और महार रेजिमेंट जो वर्ल्ड क्लास रेजिमेंट बनी है उसको आपने सफलता से और भी आगे बढ़ाना है। ये आप लोगों ने संकल्प लेकर जाना है। ये मैं यहाँ से आज के दिन में बताना चाहता हूँ। मित्र हो, बऱ्याचशा गोष्टी या ठिकाणी माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी सांगितलेल्या आहेत। महार रेजिमेंट ही एक व्हायब्रंट अशी इन्फंट्री भारतीय सैन्यामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि या ठिकाणी भारतीय सैन्यांना अलंकृत करणारी वेगळी हस्ती या ठिकाणी आहेत। परमवीर चक्रापासून तर विशिष्ट सेवा पदकापर्यंत हे लोक या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। मी खरोखर त्यांनाही वंदन करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे महार रेजिमेंटचे प्रवर्तक समजले जातात। हा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे, तरी पण थोडक्यात मी माहिती सांगतो। बाबासाहेब हे 1927 ते 1939 पर्यंत मुंबई प्रांत विधानमंडळामध्ये आमदार होते। याची बऱ्याच लोकांना अजून कल्पना नाही। 13 वर्ष ते मुंबई प्रांतात विधान मंडळाचे, कधी ते विधान परिषदे असतील, कधी ते विधानसभेचे असतील, 13 वर्ष ते आमदार म्हणून कार्य केलं त्यांनी। आणि या 13 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी बहुजन समाजाचं कार्य केलेलं आहे। पूर्वाश्रमीचे जे अस्पृश्य समजले जातात त्यांच्यासाठी ते झटलेत, याची कल्पना आपल्याला आहे। परंतु 1892 मध्ये पहिल्यांदाच महार लोकांना सैन्यात भरती करू नये अशा प्रकारचा एक आदेश निर्गमित केला होता। तो आदेश निर्गमित करण्यासाठी बरेचसे लोक फितूर झाले। नंतर पहिलं महायुद्ध झालं। पहिल्या महायुद्धामध्ये पुन्हा महारांना भरतीसाठी चेतवण्यात आलं। अनेक जण रुजू झाले आणि पुन्हा 1919 नंतर पुन्हा त्यांना बाहेर जावं लागलं। बाबासाहेबांचा उद्देश असा होता की भारतीय सैन्य किंवा महार रेजिमेंट जी त्यांना निर्माण करायची होती, यामागे त्यांच्या 2-3 भूमिका होत्या। एक आर्थिक भूमिका होती, मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या लोकांना सरकारी सेवा उपलब्ध होतील त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी कार्य केलं। दुसरं महायुद्ध हे 1 सप्टेंबर 1939 मध्ये सुरू झालं। सर्वप्रथम जर्मनीने पोलंड देशावर हल्ला केला आणि मग पोलंडला सहकार्य देण्यासाठी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्स हे देश पोलंडकडून झाले आणि त्यांनी मग जर्मनीवर हल्ले केले। यामध्ये बाबासाहेब त्यावेळेला डिफेन्स कमिटीचे सदस्य होते, याची बऱ्याच लोकांना कल्पना नाही। बाबासाहेब ब्रिटिश मध्यवर्ती शासनात जुलै 1942 मध्ये मजूर मंत्री झाले, पण त्या अगोदर इथे डिफेन्स कमिटीमध्ये एक सदस्य होते आणि त्यांनी त्यावेळचे जे व्हाईसरॉय होते लॉर्ड लिनलिथगो यांना विनंती केली की आमच्या लोकांना सैन्यामध्ये भरती करण्यात येत नाही। तर लगेच व्हाईसरॉय यांनी ताबडतोब महाराष्ट्र प्रांताचे, म्हणजे त्यावेळेला मुंबई प्रांताचे जे गव्हर्नर होते
सर रोजर लिमले यांना आदेश दिले की ताबडतोब महार लोकांची भरती सैन्यामध्ये व्हावी. हा 1941चा हा कालखंड होता. आणि नंतर 1 ऑक्टोबर 1941 मध्ये महार रेजिमेंटची अधिकृतपणे स्थापना झाली. सांगण्याचा अर्थ असा की त्यावेळेला ब्रिटिश लोकांची जी कुमुक होती ती कमी पडू लागली. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जपान सुद्धा दुसऱ्या महायुद्धामध्ये आला. अमेरिका जपानचं युद्ध झालं. नागासाकी हिरोशिमावर बॉम्ब टाकण्यात आले. आणि ब्रिटिश लोकांचं जे काही शक्ती होती ती शक्ती कमी पडली. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये आपला सर्वनाश होईल की काय. आणि म्हणून त्यावेळेला लॉर्ड लिनलिथगो यांनी महारांची भरती केली, मोठ्या प्रमाणात केली. नंतर बाबासाहेब मजूर मंत्री सुद्धा झाले. त्यानंतर अधिक लोक सैन्यामध्ये भरती झाले. त्यावेळेला महार रेजिमेंटचं जे घोषवाक्य होतं ते घोषवाक्य असं होतं, गॉड इज बिहाइंड अँड महार लीड द वे. म्हणजे देव मागं आहे आणि महार पुढे आहे, हे आपले घोषवाक्य होतं. आणि त्यानुसार अनेक लोक सैन्यामध्ये भरती झाली. त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. त्यांच्या मनाचं सुद्धा उद्दीपन झालेलं आहे. फॅमिलीसुद्धा चांगल्या व्यवस्थित त्या राहू शकल्यात. याचं सगळं श्रेय हे बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते. मी त्यांना यावेळेला वंदन करतो.